ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चेंज में डिफरेंस, उसके साथ साथ हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोनों में अंतर। आइसोथर्मल चेंज, एडियाबेटिक चेंज। आइसोथर्मल का हिंदी होता है समतापीय परिवर्तन और एडियाबेटिक चेंज का होता है रुद्रोष्म परिवर्तन। टेम्परेचर रिमेन्स कंस्टेंट। आइसोथर्मल में कंस्टेंट रहता है टेम्परेचर, तापमान स्थिर रहता है, इसलिए डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 0। जबकि एडियाबेटिक चेंज में हीट जो होता है कंस्टेंट रहता है, इसलिए डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा 0। सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग टू दी सराउंडिंग। इसमें वातावरण के साथ जो सिस्टम होता है वह कंडक्टिंग होता है, चालन होता है, जबकि इसमें इंसुलेटेड होता है, कुचालक होता है, उससे कोई संबंध नहीं होता है। द चेंज अकर्स स्लोली, यह धीरे धीरे परिवर्तित होता है। जबकि इसमें कह रहा है द चेंज अकर्स सडनली, इसमें अचानक परिवर्तन होता है। एडियाबेटिक चेंज में अचानक परिवर्तन होता है, आइसोथर्मल में धीरे धीरे चेंजिंग होता है। इंटरनल एनर्जी यू रिमेन्स कंस्टेंट। आइसोथर्मल चेंज में समतापीय परिवर्तन में आंतरिक ऊर्जा कंस्टेंट रहता है, अर्थात डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 0। जबकि इंटरनल एनर्जी चेंज एडियाबेटिक चेंज में, इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक चेंज में रुद्रोष्म परिवर्तन में परिवर्तित होते रहता है, अर्थात डेल्टा यू बराबर नहीं हो सकता है 0 और ना ही हो सकता है कंस्टेंट। ठीक है। स्पेसिफिक हीट बिकम्स इनफाइनाइट, विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। आइसोथर्मल चेंज में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है, जबकि स्पेसिफिक हीट बिकम्स 0 एडियाबेटिक चेंज में। एडियाबेटिक चेंज में विशिष्ट ऊष्मा शून्य होता है। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज का समीकरण पीवी बराबर कंस्टेंट होता है, जहाँ पी प्रेशर और भी वॉल्यूम है। इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक चेंज, रुद्रोष्म परिवर्तन का समीकरण पीवी के पावर गामा बराबर कंस्टेंट होता है। पी प्रेशर, भी वॉल्यूम और गामा जो है यहाँ सीपी बटा सीवी है, इसको पहले ही बता दिया गया। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल वक्र का, समतापीय वक्र का स्लोप जो होता है डीपी बटा डीवी बराबर होता है माइनस पी बटा वी। जबकि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व के लिए जो होता है डीपी बटा डीवी बराबर होता है माइनस गामा इंटू पी बटा वी। कोफिशियंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ई बराबर पी होता है और इसमें ई बराबर गामा पी होता है। अब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व, सबसे पहले आइसोथर्मल के लिए देखते हैं। दोनों में हमें डी पी बटा डी भी को निकालना है, इसका मान कितना होगा। तो आइसोथर्मल चेंज को देखते हैं। आइसोथर्मल चेंज रुद्रोष्म परिवर्तन के लिए फार्मूला होता है पी वी बराबर के, और आपको बताया गया है कि यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसके पहले हम लोग बता दिए हैं। तो पहले का डिफ्रेंसिएशन अर्थात यू का डिफ्रेंसिएशन कीजिए या भी का कीजिए, उसके बाद प्लस भी का करें, मतलब किसी एक का पहले कर देते हैं। तो पी को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, और भी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी भी बटा डी टी हो जाएगा। फिर उसी तरह भी को बाहर निकाल लिए और डी पी बटा डी टी हो जाएगा, बराबर के का कंस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, और फिर डी टी को हम इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 0। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा पी इंटू डी वी प्लस भी इंटू डी पी बराबर 0। अब इसमें से हम डी पी बटा डी भी निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस पी बटा भी। यह आइसोथर्मल चेंज के लिए हो गया। अब एडियाबेटिक चेंज के लिए कर्व निकालेंगे। तो एडियाबेटिक चेंज के लिए कर्व जब निकालेंगे तो हम फार्मूला जानते हैं डी यू बटा डी यू इंटू भी बटा डी एक्स, इसका तो फार्मूला लिख दिए हैं, क्योंकि यू इंटू डी भी प्लस भी इंटू डी यू होता है। मतलब पहले का डिफ्रेंसिएशन कीजिए तब दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, प्लस कर दीजिए। तो P यहाँ पर U हो गया और V जो है V के पावर गामा हो जाएगा। तो P को बाहर निकाल लिए और V के पावर गामा का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा, चेन रूल के हिसाब से चलेगा। इसका पावर गामा है तो इसलिए इसको बटा में कर दिया डी वी इंटू डी वी बटा डी टी, चूँकि टी के सापेक्ष हमें डिफ्रेंसिएशन करना है टेम्परेचर के सापेक्ष। फिर V के पावर गामा को बाहर कर दिए, डी पी बटा डी टी बराबर 0। अब इसका करेंगे तो चूँकि हम जानते हैं x के पावर n हो और इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो तो फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ p को तो लिख दिए इसी तरह। फिर इसका करेंगे तो गामा, चूँकि यह पावर है n है, और v के पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस v के पावर गामा इस तरह लिखा गया है डी पी
और यहाँ दोनों में dt है, इसको कॉमन करके इस साइड भेज दिए हैं तो 0 हो गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर डी भी के पावर गामा इंटू डी पी बराबर, इसको इस साइड भेज दी तो माइनस में आ गया। अब डी भी को इधर भेज देंगे तो डी पी बटा डी भी तो आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी ए गामा पी भी के पावर गामा -1 अब बटा भी के पावर माइनस गामा। अब जैसे ही यह ऊपर जाएगा तो भी के पावर माइनस गामा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जैसे ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। और जब यहाँ पर आधार समान हो गया तो दोनों जुट जाएगा, तो इसका पावर जुटेगा, जब पावर जुटेगा तो माइनस गामा से यह गामा खत्म हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा भी के पावर हो जाएगा -1, और भी के पावर -1 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/v। 1/v लिखेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा डी पी बटा डी भी बराबर माइनस गामा पी बटा भी। तो यह हो गया इसका स्लोप एडियाबेटिक चेंज के लिए। अब लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही पढ़ लिए हैं। द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट। इट डज नॉट से एनीथिंग whether the process is spontaneous process or not. The reverse process is not possible. In actual practice, that heat does not convert completely into work. If the would have been possible to convert the whole heat into work, then we could drive ship across the ocean by extracting heat from the water of the ocean. हिंदी हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम की सीमाएं। कह रहे ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम की यह सीमा है कि यह ऊष्मा के प्रवाह को दिशा के बारे में कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद दूसरा का जो हिंदी होगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमा यह निर्धारित करता है, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा कुछ नहीं कहता। दूसरा करे कुछ यह नहीं कहता कि प्रक्रिया स्वतः प्रस्फुटित प्रक्रिया है या नहीं, यह स्वयं से उत्पन्न हुई है या नहीं। और तीसरा करे इसका रिवर्स उल्टा प्रक्रिया संभव नहीं है। वास्तविक व्यवहार में गर्मी या ऊष्मा पूरी तरह से काम में परिवर्तित नहीं होता है, जितना हीट दिया जा रहा है वह पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता। अगर ऐसी होता तो पूरे गर्मी पूरे हीट जो है काम में बदलना संभव होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि हम समुद्र के पानी से गर्मी निकालकर समुद्र के पार जहाज़ों को चला सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समुद्र की गर्मी को निकालकर हम समुद्र को नहीं चला सकते, पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं होता है। यह इसकी सीमाएं हैं। अब हीट इंजन देखते हैं। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऊष्मा इंजन एक उपकरण है, एक यंत्र है जो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हीट इंजन इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। सोर्स ऑफ हीट, पहला हो जाएगा सोर्स ऑफ हीट 1 नंबर में, और दूसरा हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस सिंक ऑफ हीट, दूसरा हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा हो जाएगा सिंक ऑफ हीट लो प्रेशर। 3 भाग होते हैं इसके। एक तो सोर्स हो जाएगा, दूसरा वर्किंग सब्सटेंस जो काम कर रहा है, और तीसरा हो जाएगा लो टेम्परेचर। ठीक है। ऊष्मा इंजन अनिवार्य रूप से उच्च तापमान पर ऊष्मा के 3 भाग होते हैं, जो कम ताप पर ऊष्मा को काम करने वाले सिंक पदार्थ होते हैं। इसमें 3 चीज़ होते हैं। पहला हो जाएगा उच्च टेम्परेचर वाला स्रोत, और दूसरा हो जाएगा काम करने वाला पदार्थ, और तीसरा कम टेम्परेचर वाला जो सिंक होता है। द वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस, द सिस्टम इन ए साइकिल इज ट्रांसफर्ड टू द इन्वायरमेंट via some arrangement. For example, when the working substance is cylinder with move piston, the piston transfer mechanical energy to wheels of vehicles. A shaft, the cycle is repeated against and against to obtain the desired useful work for some purpose. इसमें यह इसका हिंदी हो जाएगा, तंत्र के कार्यशील पदार्थ द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य किसी
व्यवस्था द्वारा पर्यावरण में या वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब काम करने वाला पदार्थ चलती है पिस्टन के साथ सिलेंडर में होता है तो पिस्टन यांत्रिक ऊर्जा को शाफ्ट के माध्यम से वाहन के पहिए में स्थानांतरित हो जाता है। किसी उद्देश्य के लिए वांछित उपयोगी कार्य प्राप्त करने के लिए चक्र को बार बार घुमाया जाता है। यहाँ पर इससे कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा। यहाँ फिगर देखिएगा। मान लीजिए कि यह सोर्स है जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है और हीट भी अधिक है। एक मान लीजिए कि यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है। 3 पार्ट होते हैं इसमें। एक सोर्स होता है, वर्किंग सब्सटेंस, और तीसरा सिंक होता है। पहले ही आपको बता दिए हैं। हीट इंजन के 3 पार्ट होते हैं। सोर्स जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, हीट भी अधिक होता है, और वर्किंग सब्सटेंस इसको मूव कराते हैं। अब मूव करके क्या करता है कि इसमें से सोर्स से हीट को ले जाता है और हीट को कन्वर्ट करता है सिंक में, किसी ठंडे चीज मतलब किसी पदार्थ में। तो यह तीनों पार्ट होता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, इसमें सिंक है, तो इसका काम है केवल मूव करना एक चक्कर में इसमें से जितना हीट चला जाए। तो इसका मान Q1 का मान ज़्यादा होगा और Q2 का मान कम होगा। अब आगे देखिए इधर, यदि Q1 amount of heat absorbed by working substance from the source at T1 Kelvin in one complete cycle, एक चक्कर में जो सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन है उससे काम कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। Q1 टेम्परेचर जो है, यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर कितना है, Q1 है। उसके बाद Q2 जो है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू दी सिंक, जो सिंक जो है रिजेक्टेड हीट की मात्रा जो है Q2 है। एट T2 टेम्परेचर पर वर्क W जो है क्या है, वर्क, नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बाई वर्किंग सब्सटेंस। अब चूँकि नेट वर्क सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स इनर्शियल स्टेट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। चूँकि वह जो है जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका काम है केवल एक चीज़ को भेजते रहना, तो उसके अंदर जो है इंटरनल एनर्जी होगा जीरो होगा, इसलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यह बताता है DQ बराबर होता है DU प्लस DW। इस तरह से DU जब जीरो हो जाएगा तो DQ बराबर DW, किया गया कार्य होगा वहीं उष्मा होगा। और नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन वन साइकिल, एक चक्र में जो एब्जॉर्ब हो रहा है हीट उसकी मात्रा कितनी होगी, तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। सोर्स से कितना कम हो गया, मान लीजिए कि यह सोर्स है, इसमें से अब कितना हीट यह जो है दूसरे पदार्थ में चला गया, तो इसमें Q1 था और इसमें Q2 है, तो एक बार में जो है Q2 निकल गया तो इसमें कम हो गया कितना, तो टोटल जो उसका हीट होगा, हीट चेंज, वह हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और जो आपका वर्क है वह चेंज इन हीट है। यही फार्मूला होता है आपका W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। अब थर्मल इफिशियंसी, ठीक है, तापीय दक्षता। थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेटवर्क डन पर साइकिल बाई द इंजन टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाई द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स। एक ऊष्मा इंजन की तापीय क्षमता या दक्षता स्रोत से काम करने वाले पदार्थ द्वारा प्रति चक्र अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा के लिए इंजन द्वारा प्रति चक्र किए गए शुद्ध कार्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको नीटा से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर नीटा लिखा गया है। नेटवर्क डन, यहाँ पर किया गया कार्य, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या पर साइकिल के द्वारा जो प्राप्त हो रही है ऊष्मा उसकी मात्रा। तो यहाँ पर नीटा लिख दिए, किया गया कार्य जो है W बराबर होता है Q1 माइनस Q2, और एब्जॉर्ब जो हीट है वह कितना है, Q1 है, टोटल हीट जो है Q1 है। इसको जब भाग देंगे तो नीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q2 बटा Q1। यही हो गया थर्मल इफिशियंसी। अब हीट इंजन दो प्रकार के होता है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन और दूसरा in which heat proceeds by burning the fuel in chamber outside the main body of engine। इसमें क्या होता है कि इंजन के बाहरी कक्ष में जलाने की व्यवस्था होती है, जैसे स्टीम इंजन, वाष्प इंजन इसमें बाहर जलता है,
जबकि इंटरनल में क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग दी फ्यूल इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ इंजन। आंतरिक ईंधन इंजन में, इसमें मुख्य बॉडी के अंदर ईंधन जलता है और उससे ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है। जैसे पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, इसमें बॉडी के अंदर जो है ईंधन जलता है, जबकि एक जो है बाहर की ओर ईंधन जलता है। यही इसके दो प्रकार होते हैं। पेट्रोल इंजन हल्का होता है और जबकि डीजल इंजन भारी होता है। थैंक यू।